वेलकम आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए 2016 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसका पहला भाग जो है मैंने पहले प्रोवाइड करा दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो गाइस, जैसे कि उत्तेजना, जैसे हमें बहुत खुशी होती है किसी चीज़ से, या हमें बहुत दुख होता है, या हमें बहुत क्रोध आता है, गुस्सा, तो उस समय सबसे ज़्यादा एड्रेनलिन ग्रंथि हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। ठीक है, एड्रेनलिन जो होता है हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में वही उत्सर्जित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एड्रेनलिन। इट मीन्स राइट ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, छत्र की पोषण विधि क्या है। छत्र क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कुकुरमुत्ता का जो वो पौधा होता है वो छाता टाइप का होता है, तो इसलिए उसको छत्र बोलते हैं। छत्र की पोषण विधि मतलब वो कहाँ से भोजन प्राप्त करता है। तो हम आपको बताते हैं कि जो छत्र कुकुरमुत्ता का पौधा होता है वो जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों, मतलब जहाँ पेड़ सड़ गए होते हैं, गिर गए होते हैं तो सड़ जाते हैं कुछ दिन में, तो वहाँ पे छत्रक के पौधे मतलब कुकुरमुत्ता के पौधे उगते हैं। जैसे गोबर भी हो गया, उन सब में इन सब के पौधे उगते हैं, तो वो उन्हीं से मृत जीवी से पोषण लेते हैं। तो इसका मतलब न तो प्रकाश संश्लेषी होगा, न तो बी रासायनिक संश्लेषी, और न ही परजीवी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मृत जीवी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, वो जो है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। तो आप जानते हैं कि हम बचपन से ही क्लास 7 to 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं वैज्ञानिक नाम। जैसे कि आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। वो जो मैंगीफेरा इंडिका नाम है वैज्ञानिक भाषा में, ये किस भाषा से लिया गया है? वो लैटिन भाषा में है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लैटिन भाषा में होता है वो। फ्रेंच नहीं होगा, जर्मन भी नहीं होगा, डच भी नहीं होगा। ये जो वैज्ञानिक नाम हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे आम का हो गया, हर चीज़ का होता है, सरसों, कई चीज़ें, तो उसमें हम जो होते हैं लिखते हैं इसका नाम, वो लैटिन भाषा में लिखते हैं। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, n = 3 ऊर्जा स्तर के लिए ऑर्बिटलों की संख्या होगी। तो हम आपको बताते हैं n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या जो होती है वो कोश के कक्षकों की संख्या बराबर n² होती है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है गाइस, अब बताइए क्या 1 होगा? ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 9। अब आपको पता चल ही गया है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी 9। डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, यदि L का मान 1 हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, कितनी होगी? तो हम आपको बताते हैं L बराबर 1। अगर L बराबर 1 रहता है तो वो p ऑर्बिटल माना जाता है। और आप जानते हैं कि एक p ऑर्बिटल में तीन शेल होते हैं, जिससे कि 3 कक्षा होती है, जिससे कि हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कितने आपकी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी? 2 2 4 2 6। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी राइट होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। यदि L का मान 1 है तो, और यदि L का मान 0 हो तो, आपको हम समझा दे रहे हैं, L का मान 0 हो तो इसका मतलब S सब शेल की बात कर रहा है, तो वो S में आप जानते हैं कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर L बराबर 2 हो तो आप जानते हैं कि D की बात कर रहा है, D सब शेल की, तो D में आप जानते हैं कि 5 चैम्बर होते हैं। 5 जब होगा तो आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। इसी तरीके से F ऑर्बिटल में आप कितना कर पाएंगे? 14। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। प्लांक स्थिरांक का मान होता है,
कितना? प्लैंक स्थिरांक का मान 5.345 इंटू 10⁻26 अर्ग सेकेंड। ऑप्शन बी 6.624 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ऑप्शन सी 7.321 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, या ऑप्शन डी 8.358 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। तो आप जानते हैं कि जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है उसको हम दिखाते हैं किससे? ऐसे। उसका मान कितना होता है? 6.624 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। 82 बोल रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 32 मिनट बाद 75% अभिक्रिया पूर्ण होती है। कितनी? 32 मिनट में 75% अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो 50% अभिक्रिया पूर्ण होगी कितने मिनट में? पूछ रहा है कि कितने मिनट में अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो चलिए गाइस, हम आपको ये सॉल्व करके बताते हैं। ये आपको बोला है कि 32 मिनट में अभिक्रिया 75% पूर्ण होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है। K = 2.303 बाई टी log 10 log a बाई a माइनस एक्स बेस 10। ठीक है गाइस, a माइनस एक्स है ये। तो x आपको बोला है कि 75% पूर्ण होती है। मान लीजिए 75a बाई 100 मान लेते हैं। तो a माइनस एक्स आपका क्या आएगा? a माइनस 75a बाई 100। इट मीन्स a माइनस एक्स जो आएगा आपका 25a बाई 100। ठीक है गाइस, तो यहाँ फॉर्मूला में आप जब रख देंगे k = 2.303 बाई 32 log a माइनस एक्स था। तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 25a बाई 100, 25a बाई 100। तो आप जानते हैं कि 100 जो है वो आपका ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? k = 2.303 बाई 32, ये आपका टाइम है, log 4 आएगा, कट के आएगा 4। 25 4 जा 100। जब ऊपर 100 गया तो 25 4 जा 100, इट मीन्स 4। ठीक है गाइस, ये आपका क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं। बोल रहा कि पुनः अभिक्रिया के 50% पूरा होने में कितना समय लगा। तो चलिए हम आपको समय जो है मान लेते हैं यहाँ पे t। ठीक है गाइस, तो हम जानते हैं k = यही होता है। इसके लिए भी k = 2.303 बाई यहाँ t हमको नहीं पता है, वहाँ पे पता था 32, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं पता। log, और ये बोला 50% पूरी हो जाती है, तो a/50a बाई 100। अब आप ये जान रहे हैं कि 50a जो है वो यहाँ पे 100 है, 100 क्या है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका 552 या 100, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.303 बाई टी log 2a आएगा। 2 आएगा, ओनली a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, आपका ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम गाइस क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को इक्वल मान लेंगे। ठीक है, इक्वल हम k कांस्टेंट को इक्वल कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा? 1/t इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 log 2 माइनस log 3 सॉरी गाइस, अब हमारा आएगा k इक्वल टू, यहाँ k से दोनों बराबर था, तो 1/t इक्वल टू 2 इंटू 0.301 log 2 की वैल्यू थी इंटू 32, और यहाँ पे भी था 0.303, ये कैंसिल हो गया। 2 ये 16, इट मीन्स t इक्वल टू 16 मिनट। क्या आएगा आपका? 16 मिनट। ठीक है गाइस, ये मैंने सॉल्व करके किया है, ये आप कॉपी में सॉल्व। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी। क्या होगा गाइस इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका बी होगा, 16 मिनट।
ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धनायन का परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार, ऑप्शन सी ऋणायन का परमाणु क्रमांक, या ऑप्शन डी धनायन का वेग। तो गाइस हम आपको बताते हैं जो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है वो विद्युत अपघट्य, आपको यहीं से पकड़ना है, विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार से संबंधित है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, अब फैराडे का मान है 26,500 कूलम, 76,500 कूलम, 96,500 कूलम या 96,200 कूलम। तो गाइस हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 96,500 कूलम होगा। क्या होगा गाइस इसका राइट आंसर? सी 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण वश होता है? अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, त्वचा कैंसर या मदाग्नि। तब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अच्छा, हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी त्वचा कैंसर। आर्सेनिक की बहुलता जब हो जाती है जल में, मतलब जल में बहुत अधिक अगर आर्सेनिक घुला हुआ होता है तो उससे आपको त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन रेशा है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेशम या कपास। तो आपको बताते हैं रेशम जो होता है उसमें प्रोटीन रेशा होता है। इसका मतलब रेशम जो है वो एक प्रोटीन रेशा है। रेशम की आप जानते हैं रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जिससे हमें जिससे रेशम प्राप्त हो सके और हम उसे उस धागे से कपड़े बना सकें। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 बोला कि सूची 1 विटामिन को सूची 2 कार्य के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब सूची 1 में आपको विटामिन के नेम दिए हुए हैं और 2 में उसके फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपको उनसे जोड़े मिलाओ मतलब मैच कराना है कि कौन सा विटामिन क्या वर्क करता है। तो हम आपको बताते हैं विटामिन, आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो मतलब ये आँख की दृष्टि से संबंधित हुआ, तो इसका मतलब इसका राइट ए का सी होना चाहिए, ए का सी होना चाहिए 3। और बी का बोला विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है कि विटामिन सी फोलेजन को बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्या? विटामिन सी फोलेजन को बनाने के लिए आवश्यक होता है। फिर विटामिन डी वो कैल्शियम के लिए अवशोषण, मतलब इसका मतलब विटामिन सी के लिए 4 होगा और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण उपापचय में सहायता करता है। आप जानते हैं कि हमें विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है। ठीक है, और विटामिन B12 जो बचा वो क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक है? पी फॉस्फोरस बोला, आर्सेनिक, एंटीमनी का Sb होता है और बिस्मिथ। तो हम आपको बताते हैं कि जो बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ वो सबसे अधिक धात्विक होता है। इस कारण इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? डी। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन Cl की +1 ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर सूत्र बनता है तो Mx मान लेते हैं, तो ये प्लस रहता है, ये निगेटिव होता है। मतलब ये जो लेफ्ट में रहता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है और राइट वाला निगेटिव होता है। तो आप देख रहे हैं कि HCl में H+ हो गया, Cl- हो गया, और ICl में I+ हो गया, Cl- हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 में होनी चाहिए। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि माइनस में है, तो ये तो गलत है। HCl में भी आप देख रहे हैं कि H+Cl-, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं हम HCl4। तो हम देख रहे हैं कि HClO4 में क्या होगा कि H+Cl4-, ये भी क्या हो जाएगा, ये Cl4 क्लोरेट जो है ये भी हमारा निगेटिव हो रहा है। यहाँ तो क्लोरीन का भी अलग से नहीं दिक्कत हो रही है, लेकिन Cl2O में आप देखेंगे, Cl2O में ये Cl2 जो है यहाँ पे -1 और यहाँ पे जब 2 क्लोरीन लिए तो ये -2 और ये +2, सॉरी ये +2 ये -2। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 क्लोरीन था तब -1 था,
जब एक क्लोरीन रहेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब -1 केवल आपके राइट ऑप्शन डी में आएगा। किस में? डी में आएगा, Cl2O में। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हो प्रक्रम इसके किसके शोधन में प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर या कॉपर? तो आपको हम बताते हैं कि एल्यूमिनियम के शोधन में प्रयुक्त होता है। हो प्रक्रम में जब एल्यूमिनियम जो होता है उसमें हमारा वो शोधन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का शोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में रखती हैं। ठीक है गाइस, क्षार धातुएं जो है क्षारीय मृदा धातुएं तुलना में रखती हैं कम आयनन ऊर्जा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, कम परमाणु आयतन, ज़्यादा क्वथनांक। तो हम गाइस अगर वर्ग के हिसाब से देखें, वर्ग ग्रुप में, तो हम जानते हैं कि पहला जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है? क्षार धातु होते हैं। दूसरा क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है गाइस, अब फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आते हैं बीच में, फिर यहाँ से पी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ से आयनन ऊर्जा जो है वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है, आयनन ऊर्जा लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। ठीक है गाइस, तो हम बता रहे हैं कि क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातु की तुलना में क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, कम आयनन ऊर्जा, कम परमाणु आयतन या ज़्यादा क्वथनांक। तो आप देख रहे हैं कि जब ये लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है, तो आप बताइए कि लेफ़्ट में क्षार धातु है और राइट में क्षारीय धातु, तो कम तो यही हुआ क्षार धातु। इसका मतलब आयनन ऊर्जा किसका कम होगा? आयनन ऊर्जा आपकी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है, तभी ना क्लोरीन की हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्वों की बढ़ जाती है पी ब्लॉक के। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन ए होगा, 91 का ए। कम आयनन ऊर्जा होती है क्षार धातुओं में, क्षारीय मृदा धातुओं के कंपेरिजन में कम आयनन ऊर्जा होती है। अगर ये गाइस आपको समझ में आ रहा होगा और आपको लगता है कि आपकी यूज़फुल रहेगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, देन शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा 92, एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र होगा। अभी तक तो हम लोग ने जिप्सम पढ़ा था। जिप्सम का क्या था? जिप्सम था Ca, एक मिनट, SO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम का सूत्र था। हाँ यही था। फिर हमारे यहाँ क्या पूछ रहा गाइस? तो यहाँ पे पूछ रहा है एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र। तो आपको हम बताते हैं ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या होता है गाइस? मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। न तो ऑप्शन ए होगा, न ही ऑप्शन बी होगा, न ही ऑप्शन डी होगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सी से मैच कर रहे हैं। आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपके जो राइट आंसर होते हैं ना, उसी की तरह एक आपके और सेम नंबर रहेंगे, सेम ऑप्शन टाइप लगेंगे। ठीक है, आप पहले बाकी 2 को काट दो, जो डिफरेंट हो उन 2 को काट दो, बाकी जो 2 सेम लग रहे हैं आप अगर उसमें गेस कर सकते हो, जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें गेस कर सकते हो, क्या पता वो आपका सही हो। जब नहीं आ रहा हो तब कि मैं आपका कंडीशन बता रही हूँ, लेकिन जब आ रहा हो तो प्लीज़ तुक्का बिल्कुल भी न लगाएं। ठीक है गाइस, तो हम आपको बताते हैं कि 92 का राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, MgSO4.7H2। इसमें 7 मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर के। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का लिथियम से सीरियम तक सही क्रम है। तो आप जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो हमारे लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, देन एंड लेफ्ट टू राइट बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, लेकिन जो हम अगर ग्रुप में देखिए, एक ग्रुप में, ये तो हम पीरियड वाइज बताएं आपको कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में देखें तो ये क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, एंड टॉप टू बॉटम जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। आप देखते हैं मैक्सिमम में अगर वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगा, अगर लेफ़्ट टू राइट घट रहा तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। ठीक है गाइस, तो आप एक बस इसी समझ सकते हो कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो विद्युत ऋणात्मक तत्वों की अधिक तो होती है, जैसे हमारा Cl हो गया। ठीक है गाइस, तो हेलो ग्रुप की अधिक होती है, तो आप उसे समझ सकते हो। जब ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो ये ग्रुप में अगर हम देखें, क्योंकि ये एक ही ग्रुप की बात कर रहा है, एल्कली ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, मतलब एस ब्लॉक के एल्कली ग्रुप की बात कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप। तो ये जो है लिथियम से सीजियम तक, अब
हेलिना की रफ से फरियाद से ही आप समझ जाइए कि लिथियम की सबसे, अब मैंने क्या कहा कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है तो यहाँ घटेगी, इसका मतलब लिथियम की सबसे अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 93 का? बी। आप देख रहे हैं कि लिथियम की इन दोनों में, आपको मैंने अभी बताया कि आपका जो राइट आंसर होगा उसी के जैसा एक और आपको ऑप्शन दिखेगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। आपको बी और सी सेम सेम थोड़ा दिख रहा है। अब आपको पता करना है कि कौन बढ़ता है, कौन सा सही क्रम है, ऑर्डर आपको पता करना है। तो आप देख रहे हैं हेलिना की रफ से फरियाद, ये एक ट्रिक है याद करने का, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम ये पोटेशियम को आगे कर दिया, तो ये गलत है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ लाइन से जो होता है वो क्रम वाइज है, मतलब और कि लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। इसका मतलब लिथियम की सबसे अधिक होगी, फिर उससे कम सोडियम की, फिर उससे कम पोटेशियम की, सबसे कम होगी सीजियम की। ठीक है गाइस, अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको उससे अच्छा लगता है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94, यदि यदि जेड एक समिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड मॉड जे इक्वल टू 1, देन जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 है क्या एक शुद्ध वास्तविक संख्या, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, आई या माइनस आई? ठीक है गाइस, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। आपको पहले ही बता दें कि जेड एक समिश्र संख्या है, मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया है। आप जानते हैं मॉड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, दोनों नंबर का समीशन होता है। एक हमारी शुद्ध वास्तविक संख्या होती है और एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, रियल एंड इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है गाइस, तो हम देख रहे हैं कि ये मॉड एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। देन एक्स, जब इसका दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। फिर हम ये इस पर जाते हैं, क्या? जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो हम जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। फिर हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आएगा गाइस, तो आपका राइट, लास्ट में आप इसको सॉल्व करिएगा, लास्ट में इसका राइट आंसर आएगा क्या आएगा? मैंने इसको सॉल्व किया था, तो इसका राइट आंसर जो था वो आया था 2IY अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं आई रह गया है, तो ये क्या है? शुद्ध, आपका यहाँ रियल नंबर नहीं है, शुद्ध वास्तविक संख्या नहीं है, इसका मतलब राइट ऑप्शन बी होगा, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख 95, यदि जेड एक समिश्र संख्या है और मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू मॉड जेड प्लस 1 दिया है, तो जेड माइनस पूछ रहा है कि, तो जेड इक्वल टू क्या होगा? जेड इक्वल टू पूछ रहा है आपसे। ठीक है गाइस, तो हम आपको बताते हैं कि जेड की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि देन जेड इक्वल टू क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन आंसर जो होगा 0 आएगा। ये कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं, ना तो 1 आएगा, ना -1 आएगा, ना 2 आएगा, इसका राइट आंसर 0 आएगा। चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं थोड़ा। ये मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू क्या बोला, मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू मॉड जेड प्लस 1। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि मॉड जेड की जेड जो होता है वो कितना होता है आपका। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड, ठीक है। फिर जेड माइनस 1, इसका मतलब आप लिख दो, इसको बाहर निकाल दो, जेड माइनस 1 मॉड हटा दो, जेड माइनस 1 इक्वल टू जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि अब जेड बराबर जानते हो क्या आता है कि जेड माइनस 1 इक्वल टू जेड, ये इक्वल हो गया, फिर आएगा दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 जेड, हमने ओपन कर लिया, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 जेड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, इससे हम देख रहे हैं कि 4z इक्वल टू 0 आएगा, जेड स्क्वायर 1 और जेड स्क्वायर कैंसिल, तो -2z, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4z हो गया, 4z इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू 0, देन मॉड z इक्वल टू 0। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? 0। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, यदि
समीकरण जो है साइन एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स प्लस कॉस थ्री का व्यापक मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या क्या होगा, व्यापक मान बताइए। तो हम क्या करते हैं, इसको ये ऐसे करेंगे, साइन एक्स और इन दोनों को एक पास लेंगे और इन दोनों को एक पास ले आएंगे, इसमें लगा देंगे साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी। ठीक है गाइस, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। फिर इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे कॉस कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स, ये प्लस कॉस एक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है गाइस, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका लास्ट में आएगा टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर। यहाँ पे सॉल्व करना पूरा मुश्किल नहीं, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि कैसे फार्मूला लगाते हैं। फिर उसके बाद नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। ठीक है गाइस, तो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको फिर से इसको सॉल्व करके बता दूंगी। फिर उसके बाद x इक्वल टू क्या होगा, एन पाई था ये, तो x इक्वल टू आएगा एन पाई बाई टू। हमारे ये टू जो नीचे चला जाए इस साइड आएगा तो अपॉन में चला जाएगा टू प्लस पाई बाई एट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी मैच कर रहा है तो इसका राइट आंसर बी होगा, 96 का बी। ठीक है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, समीकरण टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर है। ठीक है गाइस, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि ये आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी जो होता है फॉर्मूला, वो आपका क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी। आप ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है गाइस, तो आपका लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आप ये फॉर्मूला पे पुटअप कर देना, तो आपका लास्ट में आएगा तो आपका लास्ट में आएगा कि इसको क्या करोगे, तो जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये माइनस वन है, तो आप क्या करोगे टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो इसके दो वैल्यू होंगे, एक प्लस में होंगे माइनस में होंगे, वन बाई रूट टू इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, इसका मतलब 97 का राइट ऑप्शन बी होगा, करेक्ट। फिर ये 98 बोल रहा ए का मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस टू एक्स माइनस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूलों के वर्गों के योग का मान न्यूनतम है। ठीक है, तो ए बराबर जीरो, बी बराबर वन, सी बराबर टू, डी बराबर थ्री। बोल रहा है कि मूलों के वर्गों का योग, आपको हम बताते हैं मूल मान लेते हैं कि ए प्लस नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस टू, बस इतना ही होगा। ठीक है गाइस, तो फिर नेक्स्ट बोला कि ये हमारा हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अब जानते हैं मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए होता है, तो माइनस वन माइनस ए प्लस वन। ठीक है, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस वन, क्योंकि दोनों माइनस में है, ये हमारा हो गया। अब आप जानते हैं हमें दो इक्वेशन मिल गया, अब हम क्या करेंगे कि मूलों के वर्गों का योग बोला आपसे, तो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए क्या, अल्फ़ा स्क्वायर मूलों के वर्गों का योग, वर्गों का मूलों के वर्ग अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का योग अलग से। ठीक है, पहले आप ये लिखिए मूलों का वर्ग, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम एक तरह से ये भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते हैं कि गलत है, इसको हम ऐसे नहीं टू लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके बराबर लिखना है ना, तो अगर हम फोर लिख देंगे तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस हमसे ये पूछा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तभी इक्वल होगा जब माइनस टू सब टच करेंगे, क्योंकि जब ये फार्मूला ओपन होगा
टू अल्फ़ा बीटा रहेगा। अब माइनस टू अल्फ़ा बीटा रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू आपको पता ही है कितनी थी अल्फ़ा प्लस बीटा, ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे गाइस तो आपका लास्ट में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका लास्ट में इस टाइप से देखने को मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव। अब आपसे पूछ रहा है कि मूलों के वर्गों का मान ए का मान क्या रखिए कि इसका मान न्यूनतम हो। आप देख रहे हैं कि अगर टू रखेंगे तब आगे बढ़ेगा, टू माइनस वन, इसका मतलब फाइव में वन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए इक्वल टू वन रखेंगे प्लस वन, तो आप देख रहे हैं वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो बचा, तो हमें जीरो तो लाना है। यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा तो ये हमारा सबसे न्यूनतम मान होगा फाइव। ठीक है, तो इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर वन। ए बराबर वन रखने पे यहाँ जीरो आ रहा है, तो राइट ऑप्शन बी क्या होगा गाइस, बी। ए बराबर वन रखने पर इसका मान न्यूनतम होगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। ये बोल रहा है कि यदि ए बी सी डी और पी विभिन्न अशून्य वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस टू, इतना आपको दिया हुआ है। ए बी सी डी पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को संतुष्ट करता है, या हरात्मक श्रेणी में है, या ए डी इक्वल टू बी सी को संतुष्ट करते हैं तथा गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, इससे हम आपको बताते हैं कि आप इसको क्या करोगे, पूरा सॉल्व करोगे कैसे। आप इसको पूरा वो मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो सबका, फिर आप एक ब्रैकेट में लिखो कुछ जो आप ए स्क्वायर जिसके में आया हो, क्या आया हो, ए स्क्वायर इस टाइप से नहीं, आप लिखोगे लास्ट सेकंड आपकी लाइन आएगी जब पूरे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, एक मिनट, आप ऐसे लिखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू बी सी पी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू सी डी पी प्लस डी स्क्वायर लेस और इक्वल टू जीरो। ठीक है गाइस, फिर आप क्या करोगे, लास्ट में आपका आएगा क्या, ए बी माइनस ए पी माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी पी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सी पी माइनस डी इक्वल टू जीरो। देन आप क्या देख रहे हो कि ए पी ये सब जो है क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब जी पी में है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपको ये बोला ए डी इक्वल टू बी सी को संतुष्ट करते तथा गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बोला ए का वह मान जिसके लिए वर्ग समीकरण 3x स्क्वायर प्लस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस वन इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस टू इक्वल टू जीरो के मूल विपरीत चिन्हों के हैं स्थित है। किसमें, माइनस इनफाइनाइट टू वन में, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में, 1 2 में, या 3/2 कॉमा 2 में। तो गाइस हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। जब हमारे मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डी जो होता है वो लेस ग्रेटर और हाँ जीरो ही होता है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की होता है। ठीक है गाइस, फिर हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे कि 4, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी में आप देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, 4 इंटू 3 मतलब 12ac, ए सी मतलब ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस टू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। फिर आप क्या करोगे, उस साइड ले जाओगे तो आपको आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2/3 लेस इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर आप जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो लास्ट आएगा a माइनस 1, इसी के बाद वाली है a माइनस 2 लेस इक्वल टू जीरो। एक लाइन बीच में और है वो मैंने नहीं बताया है क्या, ए स्क्वायर माइनस 3a
+2 लेस 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो होगी वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में। तो आप देख रहे हैं राइट ऑप्शन सी है। ठीक है गाइस, इतना मैंने आपके लिए किया। आप ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन पुटअप करूँगी। उम्मीद है कि एग्ज़ाम हमारे जून में ही होंगे। ठीक है गाइस, तब तक मैं आपकी सारी प्रिपरेशन करा दूँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।